जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो वीडियो सेशन हमने स्टार्ट किया है, इसके अंदर आज की क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे आपका जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों के पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। सेल बायोलॉजी सारी की सारी तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि उसका जो बेसिक आपका एक सब टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बेटा ये है कि सेल बायोलॉजी आप लोगों के पास होती क्या है। में बात साफ समझ आ रही है कि आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच, मतलब आप लोगों के पास क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो कि डील करती है किसके साथ, जो कि स्टडी ऑफ सेल के साथ डील करती है। जिसके अंदर हम किसके बारे में बेटा डिस्कस करते हैं, सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ सेल है आप लोगों के पास। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन भी होगा कि सेल आप लोगों के लिए क्या होता है। जब आप लोग सेल की बेटा बात करते हैं, तो सेल हमारे पास होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप किसी भी तरह की जिंदगी की बात करें, इस कुराए अर्ज के ऊपर पाई जाने वाली तमाम तरह की जिंदगी की बात करें, तो उन उस जिंदगी की बेटा आप लोगों के पास जो बुनियादी इकाई है उसका नाम क्या है, आपके पास सेल है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपके पास सेल है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ आप लोगों के पास क्या है, लाइफ है। अब इस सेल के बारे में डिटेल से पढ़ना आपके पास क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सेल के अंदर कुदरत ने डिफरेंट मशीन्स रखी हैं, जो कि अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर काम कर रही हैं और आपकी सेल को एक जिंदगी की इकाई बना रही हैं। तो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेटा आज हम लोग थोड़ा से जो आपके पास कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू सीएसएस, अकॉर्डिंग टू बेटा एनी प्रोवेंशनल मैनेजमेंट सर्विसेज का जो एग्जाम है साइंसेज का, उसके मुताबिक आपको बड़ा खूबसूरत अंदाज के अंदर कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा और इक्वली बेनिफिट करेगा आपको किसी भी वन पेपर के अंदर इसका कंटेंट। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोलॉजिस्ट कहते हैं इसके फंक्शन की बेस पे कि ये आपके पास क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। इस कंसेप्ट को भी समझेंगे कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कैसे है। देखिए, किसी भी सेल के अंदर बेटा रिएक्शंस होते हैं। किसी भी सेल के अंदर आप लोगों के पास क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। आप लोगों के पास ए प्लस बी, तो आपके पास सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देते हैं, आपके पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। आप ये लिख लें, आप लोगों के पास क्या है, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा। आप लोगों के पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। आपके पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वन। आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वन। आपके पास मतलब मुश्किल मॉलिक्यूल्स का बनना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, पेचीदा मॉलिक्यूल्स का बनना, छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम रिएक्शन ही कहते हैं ना। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, इसको रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बेटा नाम देते हैं आपके पास एनाबॉलिज्म का। हम कहते हैं आपके पास ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल से, इसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन की ये एक किस्म है ना आप लोगों के पास। दूसरी किस्म के रिएक्शंस बेटा ये होते हैं जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूट के क्या बनाते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ बेटा आप लोगों के पास क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। आपके पास क्या है, इनटू, इनटू बेटा आप लोगों के पास क्या है, सिंपलर वन। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं आप लोगों के पास कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को बेटा हम क्या कहा जाता है, इस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। तो आपके सेल के अंदर ये दोनों तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। अब देखिए बेटा, जब चीजें टूटेंगी,
जब चीजें टूटेंगी तो इस केस के अंदर आप लोगों के पास जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। इस केस के अंदर क्या होगा, एनर्जी बेटा क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है। और जब आपके पास चीजें आपस के अंदर कंबाइन करेंगी तो इस केस के अंदर बेटा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि कैटाबॉलिज्म के केस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, आपके पास एनर्जी कंज्यूम होती है। अब बेटा देखिए आपके पास होता क्या है कि जो एनर्जी की शक्ल सेल के अंदर पाई जाती है, मतलब सेल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है ना, किस फॉर्म के अंदर वो एनर्जी को इस्तेमाल करता है। तो वो है आप लोगों के पास एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। मतलब जो एनर्जी आपके सेल के अंदर किसी भी रिएक्शन के नतीजे के अंदर रिलीज होती है उसका नाम है बेटा आप लोगों के पास एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एटीपी से। और जो एनर्जी रिक्वायर होती है आपके सेल के अंदर वो भी एटीपी है, वो भी आपके पास क्या है, एटीपी है। आपके सेल के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस ने पाया तकमील तक पहुंचना है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए उसको पैदा करने के लिए, उसको उसका पैदा होना भी जरूरी है। मतलब एनाबॉलिज्म होने के लिए कैटाबॉलिज्म का होना जरूरी है, एनाबॉलिज्म होने के लिए कैटाबॉलिज्म का होना आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है। अब बच्चे आपके सेल्स के अंदर होता क्या है, होप सो कि यहां तक बातें मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर काइंडली उसको मेंशन कर दीजिए। बेटा होता यह है कि हमारे सेल्स के पास जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमारे सेल्स के पास जो एनर्जी की बेटा आपके पास फॉर्म मौजूद है वो है ग्लूकोज। आपके पास क्या है, अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बेटा ग्लूकोज C6H12O6, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब देखिए आपके सेल्स के अंदर रिएक्शंस को मुकम्मल करने के लिए, एनाबॉलिक एक्टिविटीज को मुकम्मल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके सेल की जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपके सेल की बेटा जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका नाम है आपके पास अडीनोसिन, अडीनोसिन आपके पास ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब यह है कि सेल की रिक्वायरमेंट बेटा एटीपी है, लेकिन सेल के पास पड़ी कौन सी एनर्जी है, आपके पास ग्लूकोज। तो यहां पे बेटा एक रिएक्शन होता है, ग्लूकोज एटीपी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। बात समझे, ग्लूकोज एटीपी के अंदर क्या की जाती है, कन्वर्ट की जाती है। मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल को एक छोटे मॉलिक्यूल के अंदर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। बेटा इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन की जो नेचर है वो तो हमें समझ आ गई कि वो कैटाबॉलिक नेचर है, क्योंकि एनर्जी ने रिलीज होना है ना, इसके केस के अंदर एटीपी निकलनी है। तो बेटा इस रिएक्शन की जो नेचर है वो तो हमें समझ आ गई कि वो आप लोगों के पास क्या है, वो बेटा आप लोगों के पास है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक नेचर का ये आप लोगों के पास क्या है, एक रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन का आप लोगों के पास नाम क्या है, इस रिएक्शन का बेटा नाम क्या है, तो वो आप लोगों के पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। वो बेटा आप लोगों के पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमें ये समझ आई कि आपके सेल के अंदर बेटा जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज है, आप लोगों के पास क्या है, बेटा जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज है उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू बेटा आप लोगों के पास एटीपी। लिख ले इस बात को, आप लोगों के पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू बेटा आप लोगों के पास क्या है, एटीपी इज नोन एज आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक नेचर का एक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन का होना जरूरी क्यों था, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी क्यों चाहिए थी, क्योंकि आपके सेल के अंदर होने वाले तमाम के तमाम जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर एनर्जी ने बेटा क्या होना था, इस्तेमाल होना था। अब ये सवाल पैदा होता है कि कुदरत ने इस रिएक्शन को करने के लिए आपके सेल के अंदर किस स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्सिबल किया है। मतलब देखिए एक काम हो रहा है ना, आपके पास ग्लूकोज एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो कोई ना कोई ऑर्गेनेली भी तो रिस्पॉन्सिबल होगी ना। रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनेली है बेटा उसका नाम है आप लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया बेटा आपकी एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि दूसरी किस्म की एनर्जी आपके सेल के अंदर चाहिए। इस वजह से बेटा इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं बेटा, वहां पे होने वाले रिएक्शंस को जिस फॉर्म के अंदर एनर्जी चाहिए वो कौन बना के दे रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना के दे रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपके पास, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको बेटा डिस्कवर किस बंदे ने किया, आपके पास जो डिस्कवरी ऑफ आप लोगों के पास क्या है, डिस्कवरी ऑफ आप लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये होती है 1890 के अंदर। फंक्शन तो आपको समझ आ गया ना, और बड़ी आपको खूबसूरती के साथ मैंने बताने की कोशिश की। रिचर्ड आल्टमैन ने बेटा इसको फर्स्ट टाइम बताया कि आपके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज भी सेल के अंदर मौजूद होती है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट बात है। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एटीपी क्या होती है आपके पास, ये सारी की सारी बातें आपसे पूछी जा सकती, सारी की सारी बातें पूछी जा सकती। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि आप लोगों के पास इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपके पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की जब आप लोग बात करते हैं तो एक बात आप स्टार्ट के अंदर लिख लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये आप लोगों के पास क्या है, ये बेटा आपके लिए पहला पॉइंट इसके बारे में लिखिए कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आपके लिए क्या है, स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आप लोगों के लिए क्या है, स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बेटा आपके लिए क्या है, स्ट्रक्चर है। तो पता चल गया कि ये जो भी ऑर्गेनेली होगी इसके इर्द गिर्द जो कुदरत ने बेटा लेयर्स रखी होंगी वो दो रखी होंगी। इसके इर्द गिर्द बेटा जो लेयर्स रखी होंगी वो कितनी रखी होंगी, वो दो रखी होंगी। लाइक दिस, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके पास उसकी एक लेयर है, और ये बेटा उसकी आप लोगों के पास क्या है, ये आपके पास क्या है, सेकंड लेयर है। लेकिन सेकंड लेयर बेटा आपको क्या नजर आ रही है, जिग जैग नजर आ रही है ना। आपको कैसी नजर आ रही है, जिग जैग नजर आ रही है। तो इसके बारे में लिख लें, आपके पास द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये है आपके पास, ये बेटा आपके पास क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसी तरह आप लोगों के पास जो इनर साइड के ऊपर आपको फोल्डिंग्स की फॉर्म के अंदर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे कि ये आपके लिए क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये आपके लिए क्या है बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपको इन फोल्ड्स नजर आ रहे हैं ना। इस बेटा इन फोल्ड्स को आप कहते हैं क्रिस्टी। इन इन फोल्ड्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो इन फोल्ड्स हैं आपके पास, वो इनफोल्ड्स क्या कहलाते हैं, उनके लिए आप एक बायोलॉजी के अंदर टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो क्या है, क्रिस्टी है। इसके अलावा बेटा आपको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो इलाका है ये भी तो नजर आ रहा है ना, ये, इसको बेटा हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाला जो इलाका है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर वाला इलाका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। पेपर के अंदर ये बनाइएगा भी, और आपको अगर एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछ भी ले तो फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है कि ये जो सेंट्रल स्पेस आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाली, ये बेटा इस सेंट्रल स्पेस को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इस सेंट्रल स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे डीएनए भी मौजूद होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, डीएनए भी मौजूद होता है। ये यहाँ पे डीएनए भी होता है, यहाँ पे आपके पास आरएनए भी होता है, यहाँ पे आपके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अनदर मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे डीएनए भी है, यहाँ पे आरएनए भी आप लोगों के पास है, और यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन तमाम खसूसियात की बुनियाद के ऊपर हम माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये आपके पास क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है, ऑर्गेनेली आप लोगों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके सामने इसके बारे में आपको एक और बात लिख दूं कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए,
सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पता चल गया क्या है बेटा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द एटीपी, मतलब ग्लूकोज को एटीपी के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। अब बेटा ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स के अंदर मुकम्मल होता है। एक है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा बेटा आपके पास क्रब साइकिल है, और तीसरा है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पेपर के अंदर अगर ये तमाम की तमाम बातें आप लिख आएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा दूसरे बच्चों से यूनिक नजर आएगा। ठीक है, आपका आंसर जो है वो दूसरों से डिफरेंट नजर आएगा। बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन जो मुश्तमिल है वो 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन का मकसद क्या है, एटीपी बनाना। तो बेटा इसके अंदर आपके पास अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की बात करें तो आपको 36 से लेके 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बेटा आपको यहां से क्या होते हैं, गेन होते हैं। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर बेटा टूटे तो उससे 36 से लेके 38 एटीपी के मॉलिक्यूल आप लोगों को क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म भी बेटा इस्तेमाल की जाती है, वो आप लोगों के पास होती है कि आपके पास ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं। बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। बेटा ये देखिए ऑक्सीजोम्स की ये जो प्रेजेंस है, ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स को आप कलेक्टिवली बेटा नेम देते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किनका, F1 पार्टिकल्स का प्लस F0 पार्टिकल्स का। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ बेटा इंजाइम्स पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ये बेटा इसका आपके पास हेड रीजन है जिसको आप F1 कंसीडर करते हैं, ये बेटा इसका टेल रीजन है जिसको आप F0 कंसीडर करते हैं, और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको आप क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। बेटा ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, इनकी प्रेजेंस होती है आपके क्रिस्टी के अंदर। क्रिस्टी क्या था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का क्या था, आपके लिए पार्ट था क्रिस्टी। और बेटा ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हेल्प्स इन, ये क्रिस्टी हेल्प नहीं करते, मैंने प्रेजेंस इसकी बताई है क्रिस्टी के अंदर। और बेटा ये आपके पास मौजूद कहाँ पे होते हैं, इनका काम क्या है आपके पास, इनका काम क्या है, ये हेल्प करते हैं बेटा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस के अंदर। आखिरी प्रोसेस के अंदर ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको फर्स्ट टाइम बेटा डिस्कवर किसने किया था, जब आप इंडिया से जंग लड़ रहे थे तो उससे 1 साल पहले 1964 के अंदर बेटा आपके पास H.F. मोरन नामी बंदा था, उसने आपके पास ऑक्सीजोम टर्म को क्या किया था, आपके पास फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम बातें बेटा आपकी रिलेट करती हैं किसके साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ठीक है, तो इसी तरतीब से इसको आप लिख लीजिए, पहले इंट्रोडक्शन बनाइए, उसके बाद बेटा उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए, उसके फंक्शन लिखिए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, और उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑक्सीजोम्स की डाल दीजिए ताकि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे कंपटीशन के एग्जाम के मुताबिक। तमाम के तमाम एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की ताकि वन पेपर वालों एमपीटी और आपके पास सीएसएस वाले बच्चों को इक्वली बेनिफिट कर सके। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, 0318, आपके पास क्या है 45, आपके पास 96, आप लोगों के पास 345। ठीक है, इसके अलावा आप एक और नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके पास है 03041191 591। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपके पास हैं, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपने सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।